अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लीगल पॉइंट 110। आज फिर एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दी लेक्चर, बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, I would like to request you, if you are new in this channel, then like, subscribe or press the bell button. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्मेट अ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट बिगिंस एंड हाउ इट रीचेस इनटू द फाइनलिटी। तो आइए बोर्ड की मदद से समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। कहाँ से देखते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2 में ये डेफिनेशंस दी गई हैं। ये डेफिनेशन पे हम बात करते जाएंगे। इन डेफिनेशन पे जितनी हम बात करते जाएंगे उस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ए। प्रपोजल और ऑफर बोथ आर द सेम थिंग। और प्रपोजल और ऑफर है क्या? सपोज करें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें दो पार्टीज की ज़रूरत होती है, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। जब हम स्टार्ट हम लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल और ऑफर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल और ऑफर? प्रपोजल और ऑफर है क्या? प्रपोजल और ऑफर को जानेंगे कि प्रपोजल और ऑफर क्या है। अब मैंने यहाँ लिख दिया पार्टी 1 एंड पार्टी 2। पार्टी 1 के पास सपोज करें एक कार है जो वो 2 लाख रुपए में बेचना चाह रहा है पार्टी 2 को। अब अगर इसके पास, पार्टी 1 के पास कार है और वो बेचना चाह रहा है, तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? ही शुड हैव डिक्लेयर हिज इंटेंशन बिफोर द पार्टी 2। अब ये पहले वो उसको बताएगा या उसके इल्म में लाएगा, उसको इंटीमेट करेगा कि मेरे पास एक कार है और 2 लाख रुपए में मैं बेचना चाह रहा हूँ। आई हैड अ कार, आई वॉन्ट टू सेल दिस 2 लाख रुपीज़, विल यू बाय दैट? ये जो चीज़ें हैं, ये इंटेंशन जो है, जो क्लियर करना, हम इसे प्रपोजल या ऑफर कहते हैं। जो हमने स्टार्ट लिया अपनी प्रॉपर्टी को, पार्टी 1 ने जो स्टार्ट लिया अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, आगे के मैं ये कार बेचना चाह रहा हूँ 2 लाख रुपए में, पार्टी 2 के सामने जो ये चीज़ रखी, यही हमारा प्रपोजल, यही हमारी ऑफर है। अब जब ये चीज़ सामने रख दी गई पार्टी 2 के, पार्टी 2 उसके लिए क्या कहता है, पार्टी 2 से रुजू करेंगे। पार्टी 2 अगर इस चीज़ को, पार्टी 1 की कार 2 लाख रुपए में ख़रीदने के लिए रेडी है और यस कर देता है, तो फिर उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस, के पार्टी 2 ने वो ऑफर, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्ट हो गई ये चीज़, तो फिर ये चीज़ आ जाती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, ये कहलाएगा एक प्रॉमिस, जो कि यहाँ पर बी में आ जाता है प्रॉमिस। पार्टी 1 ने एक चीज़ कही, ऑफर दी और वो एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट हो गई तो वो कंडीशन बन गई प्रॉमिस में। अब जब ये ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गई, तो अब हम सी पे आते हैं। अब जो ऑफर पार्टी 1 ने दी थी, अब ये पार्टी 1 कहलाएगी प्रोमाइजर, पार्टी 2 कहलाएगी प्रॉमिजी। अगर प्रॉमिस और प्रोमाइजर और प्रॉमिजी की डेफिनेशन हम देखेंगे, वो यही कहता है कि पार्टी 1 जिसने ऑफर मेड की थी उसे हम कहेंगे प्रोमाइजर, आफ्टर एक्सेप्टेंस उसे कहेंगे प्रोमाइजर, और जिस पार्टी ने एक्सेप्ट की है उसे हम कहेंगे प्रॉमिजी। अब इसमें एक और चीज़ जो कि हमारा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट की अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें बताती है कि इसमें एक और चीज़ का होना ज़रूरी है, वो है हमारी कंसीडरेशन। जब पार्टी 1 में यह एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉमिस, और प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन हमने प्लस की, अब हमने यहाँ प्लस कर दिए कंसीडरेशन।
कंसीडरेशन प्लस कर दिए। अब कंसीडरेशन है क्या? कंसीडरेशन हमारी यहाँ पर हो चुकी है। कंसीडरेशन पार्टी 1 और पार्टी 2 के दरमियान जो हमारी चीज़ें जो लेन देन हुई, उस लेन देन को हम कंसीडरेशन कहते हैं कि यहाँ से पार्टी 1 ने उन्हें कार डिलीवर की और वहाँ से पार्टी 2 ने उन्हें 2 लाख रुपीस पे किए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इस लेन देन को कुछ ये कार पार्टी 1 ने उसको दी और पार्टी 2 ने उसको रिटर्न की पे किए 2 लाख रुपीस। तो इन दोनों के दरमियान जो ये लेन देन हुई उससे हम कहते हैं कंसीडरेशन। क्योंकि हमारा एग्रीमेंट कहता है, एग्रीमेंट की हम जब डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन एग्रीमेंट की कहती है प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस और फॉर्मिंग द कंसीडरेशन। तो उसकी डेफिनेशन हमें एग्रीमेंट की कहती है कि प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस और फॉर्मिंग ऑन कंसीडरेशन इज कॉल्ड इज इन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की हम डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज इन एग्रीमेंट। के प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस और कंसीडरेशन, जब ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं तो फिर वो शेप में आ जाता है एक एग्रीमेंट की। अब एग्रीमेंट के बाद हम आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इनफोर्सिबल है क्या? कॉन्ट्रैक्ट वो तो कह रहा है कि इनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। एन एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल बाय लॉ है, इनफोर्सिबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। पर हमें ये जानना है कि अब ये इनफोर्सिबल है क्या? इनफोर्सेबल। अब एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में बता रही है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इनफोर्सिबल को देखेंगे तो हम मदद लेंगे सेक्शन 10 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 की मदद लेंगे। तो सेक्शन 10 हमें बताता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 10 को देखेंगे और सेक्शन 10 में कुछ नहीं है, 4 से 5 पॉइंट बताए गए हैं कि वो पॉइंट जो हैं क्लियर हैं तो फिर वो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ है। अगर वो इनफोर्सिबल बाय लॉ बन गया तो हमारा बन जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं? पहली तो बताता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की। पार्टी 1 और पार्टी 2 के दरमियान ये जो चीज़ हुई, कार जो हुई 2 लाख, ये इनकी फ्री कंसेंट थी। इन पे कोई कोर्शन, कोई फ्रॉड, कोई प्रेशर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इन दोनों की खुली रजामंदी से होनी चाहिए। वो इनकी दोनों की खुली रजामंदी से अगर हुई है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहते हैं कि दोनों पार्टीज 1 और 2 कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम अगर देखेंगे तो फिर सेक्शन 11 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उनमें 3 चीज़ें उस सेक्शन 11 में हमें बताई गई हैं। कौन सी? फर्स्ट, एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। जो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही हैं, एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उसमें साउंड माइंड होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी किसी कानून के मुताबिक डिस्क्वालीफाइड ना हुई हो बाय मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 11 की दूसरी कंडीशन थी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब तीसरी कंडीशन इसमें आती है कि लॉफुल कंसीडरेशन। अब लॉफुल कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन पे हमने बात की कि लेन देन जो हो रही है ये हमारी कंसीडरेशन है। अब लॉफुल कंसीडरेशन क्या है? लॉफुल कंसीडरेशन ये है कि जो चीज़ें ये हमारी थर्ड थिंग जो बता रहा है हमें सेक्शन 10 कि लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसीडरेशन क्या है? लॉफुल कंसीडरेशन ये है कि जो चीज़ हम जिस पे ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस जो लेन देन कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें लॉफुली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके सौदे में अगर कार दिए, कार के सौदे में कोई ऐसी चीज़ जो हमें पाकिस्तानी किसी भी लॉ मना करता है, प्रोहिबिट करता है, वो चीज़ लेने से या उसका सौदा करने से हम ये पार्टीज़ कार के बदले कोई ऐसी मंशियात वाली चीज़, कोई अनलाइसेंस्ड आर्म वगैरह
ऐसी कोई चीज़ ले लें, नहीं, वो चीज़ें दोनों ये कार डॉक्यूमेंट्स वाली होनी चाहिए और 2 लाख रुपए पाकिस्तानी बिल्कुल जेन्युइन नोट होने चाहिए। और उसके बाद हमारी लॉफुल ऑब्जेक्ट जब हम कहते हैं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हम कहते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमारी कार है तो ये हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट है। हमारी डॉक्यूमेंट्स वाली कार पार्टी जो है पार्टी 1 बेच रही है, डॉक्यूमेंट्स वाली कार है। उसके बाद ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है। अगर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सेल डीड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए उसकी, उस तरीके से ये प्रॉपर्टी लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसमें सेक्शन जितनी भी चीज़ें यहाँ से प्रपोजल, उसके बाद प्रॉमिस, उसके बाद कंसीडरेशन, ये सारी चीज़ें शुमार हो गई, पार्टी 1 और 2 के दरमियान ये चीज़ें तय पा गई। और जो चीज़ें सेक्शन 10 ने हमें बताई, कंडीशंस, फ्री कंसेंट थी दोनों पार्टीज़ की, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थी दोनों पार्टीज़, लॉफुल कंसीडरेशन थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट था। उसके बाद सेक्शन 11 ने जो बताया कि एज ऑफ मेजॉरिटी थी, साउंड माइंड थी, किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्वालीफाइड नहीं थी, डिफ़ॉल्टर नहीं थी पार्टीज़, तो फिर ये हमारा बन जाता है एक इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट, जो जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमें बताया था, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। इन दी एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस दी बेल आइकन प्लीज़। अब फिर अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।